नमस्कार। राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। देश के गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के नामांकन कार्यक्रम में राजनांदगांव आते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित अन्य कई भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के नामांकन कार्यक्रम के दौरान जब वो साजा विधानसभा के बीरनपुर का जिक्र करते हैं और यह समझाने की कोशिश करते हैं कि छत्तीसगढ़ के बेटे भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी गई, उनकी हत्या मॉब लिंचिंग के कारण हुई और इसी मॉब लिंचिंग की वजह से हमने भुवनेश्वर के पिता ईश्वर साहू को भारतीय जनता पार्टी की टिकट दी है, उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की राजनीति आने वाले दिनों में किस करवट में बैठने वाली है। आप चंद सेकंड में देश के गृह मंत्री और मौजूदा दौर की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह के मुखारबिंद से उन लाइनों को सुने और एक एक शब्द को गौर करें। भूपेश बघेल सरकार ने तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए छत्तीसगढ़ के बेटे भुवनेश्वर को लिंचिंग कराकर मार दिया। भुवनेश्वर साहू को भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम भुवनेश्वर साहू के हत्यारों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे और इसके प्रतीक के रूप में उनके पिताजी श्री ईश्वर साहू को हमने चुनाव के मैदान में उतारा। छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व के मुद्दे पर सिर्फ भाजपा ही नहीं, कांग्रेस भी खुद को असली हिंदू समर्थक बताने पर तुली हुई है। कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में राजनांदगांव से कांग्रेस के प्रत्याशी गिरीश देवांगन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुद को भगवान राम बता दिया, अपनी तुलना भाचा राम से कर दी। उन्होंने क्या कुछ कहा, उनके शब्दों पर आप गौर करें। चाहे राम वन गगन परिपथ की बात हो, हमारे छत्तीसगढ़ के भाचा राम है, मैं राजनांदगांव का भाचा राम हूँ। दशहरा नजदीक है। यहाँ आपने गौर किया होगा, उन्होंने हंसते हुए बताया कि आने वाले दिनों में दशहरा है। राजनीति में ऐसे संकेत काफी मायने रखते हैं। इसी साल 8 अप्रैल 2023 को जिस वक्त साजा विधानसभा के बीरनपुर में भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई थी, वो हत्या स्पष्ट रूप से मॉब लिंचिंग थी। 21 साल के एक नौजवान को खास वर्ग के लोगों ने घेर कर मारा। इस मॉब लिंचिंग के बाद वहां जिस तरह से तनाव के हालात निर्मित हुए, उसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए पहुंचने वाले चंद पत्रकारों में एक मैं भी शामिल था। 9 अप्रैल को बीरनपुर के शक्ति घाट के समीप जिस जगह भुवनेश्वर साहू का अंतिम संस्कार हो रहा था, उसकी जलती हुई चिता के सामने मैंने भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू और उसके भाई कृष्णा साहू से बात की। उसके पिता ईश्वर साहू और भाई कृष्णा साहू ने जो बातें कही वो बेहद हैरान करने वाली थी। पीछे पुत्र की लाश जल रही थी, सामने एक बेबस पिता जो बातें कह रहा था, जिन हालातों का वो जिक्र कर रहे थे। एक बार फिर आप उन हालातों को समझें, उस तनावपूर्ण हालात में लोग क्या कह रहे थे, उस ग्राउंड रिपोर्टिंग को एक बार फिर आप महसूस करें कि आखिर देश के गृह मंत्री को विधानसभा चुनाव के दौरान भुवनेश्वर साहू की हत्याकांड को लिंचिंग बताते हुए उसका जिक्र क्यों करना पड़ा। होने का यही कि ये हिंदू लड़की को लेके चले गए मुसलमान लोग, तो हम लोग हिंदू सभा किए थे यही मैदान पे। जब से वो लोग खून नस लिए बैठे, अब इनको मारना चाहिए। और ऊपर से एक नेतागिरी करता है अंजोर सिंह नाम का, जो चौबे का चमचा है, चौबे का हाथ है। वो बोलता अब साले लोगों को एक एक तेलुगु उठाऊंगा, बोलता यहाँ से 365 गाँव मेरे चौबे के लिए, बोले एक बीरनपुर नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, बोले चुनाव तो होने दे, एक एक तेलुगु उठाऊंगा। वो और मुसलमान लोगों को और सपोर्ट देता, मारो साले को, एक एक तेली को मारो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कृष्णा साहू जी, क्या हुआ था? आपने अपनी आंखों से क्या देखा था? हम लोग उधर गए, चिल्लाने का आवाज आया कि मार रहे करके ना, झूठ बोल कर लेके गए हमको कि उकसाए हमको कि मार रहे करके, तो हम लोग छोड़ाने के लिए गए सर। तो ना उधर मेरे भाई को ना पकड़ लिए उस लोग ने, छोड़ने नहीं दिया और उसको चाकू कुछ से मार दिए और घसीट कर लेकर जाकर मस्जिद के सामने मार। उन लोग पूरे बस्ती थे, हम लोग 3-4 लोग थे। कौन सी बस्ती थी वो? मुस्लिम। टंगिया है, चाकू है, जो हाथ में है उससे मारा है। कांग्रेस के सत्ता ही आने के बाद ये लोग ज्यादा हावी हो रहे हैं। आप किसी का नाम ले रहे थे, कुछ बता रहे थे? हाँ, अंजोर सिंह जदू है और साक्षात युवा कांग्रेस अध्यक्ष साजक है
और यहाँ का जो विधायक है उसका भी फुल संरक्षक है। यहाँ कुछ भी कार्य हम नहीं होता उन लोग मुसलमानों के ऊपर। और यहाँ जो मौलाना आए हुए हैं बाहर से, उनकी पूरा वेरीफाई करके इनके ऊपर उचित से उचित कार्रवाई करे और अतिशीघ्र, नहीं तो हमारा दोबारा एक भाई हम खोए हैं, हमारा एक हिंदू भाई खोए हुए हैं। वो तो आए हुए हैं और इसका सूचना भी कई बार दिया गया है। यहाँ मंदिर में चोरी हुई है, कौन करते हैं? यही लोग तो करते हैं। लोकल लोग का श्रद्धा रहता है, उन लोग चोरी नहीं करते। जो बाहर से आके जिनको स्थापित किया गया है ना बोर्ड बढ़ाने के लिए, वो लोग करते हैं सब चीज। यहाँ पे बाहरी जो लोग आए हैं मुसलमान लोग, उनका किस आधार पे राशन कार्ड बन जाता है, किस आधार पे उनका प्रमाण पत्र बन जाता है, निवास बन जाता है, हमको 80 का मिसल मांगा जाता है। बेहद विषम हालात में जब हमने उस खबर को दिखाया, उससे पहले हमें वहां जाने से रोकने के लिए पुलिस ने खासे इंतजामात किए थे, बैरिकेड्स लगाए गए थे। न केवल हमारी गाड़ी को रोका गया और खास तौर से मुझे ग्राउंड रिपोर्टिंग करने से मना किया गया, क्योंकि नजदीक ही धर्मनगरी कवर्धा है। कवर्धा में भी 2021 में 3 अक्टूबर को जब भगवा ध्वज का अपमान हुआ था, उसके बाद कर्फ्यू के हालात में हमने वहां ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, सच्चाई को बताने की कोशिश की थी। लगातार हम ऐसी खबरों को दिखाते रहे जिसे आम तौर पर नहीं बताया जाता या छुपाने की कोशिश की जाती है। छत्तीसगढ़ में ऐसा पहली बार हुआ था कि कवर्धा की उस घटना के बाद कर्फ्यू लगाना पड़ा। लगातार 2 महीने तक हमने कई छिपी हुई सच्चाई को उजागर किया। यही कारण था कि बीरनपुर में हमें खास तौर से रोका जा रहा था। मरने वाले युवक साहू समाज का था और मारने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग थे। जाहिर तौर पर हालात ही ऐसे थे, जब विधानसभा के लिए 6 महीने का भी कम समय बचा हो, ऐसे में इस तरह की मॉब लिंचिंग हो जाए तो इसका सीधा असर चुनावी मुद्दे के रूप में देखने को मिल सकता है। जैसा कि अभी हालात निर्मित हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार में बैठे हुए लोगों को ऐसे बिगड़े हुए हालात से उत्पन्न होने वाली विषम परिस्थितियों का एहसास नहीं होगा। शासन ने अपने स्तर पर भरपूर कोशिश की। ईश्वर साहू को 10 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी का ऑफर दिया गया। आमतौर पर ऐसे हत्याकांड के लिए छत्तीसगढ़ में इससे पहले कभी भी 10 लाख का ऑफर नहीं दिया गया, सरकारी नौकरी भी साथ में नहीं दी गई। लेकिन मुझे उस वक्त और ज्यादा हैरानी हुई जब ईश्वर साहू जैसे एक सामान्य मजदूर ने 10 लाख जैसी भारी भरकम रकम को लेने से इनकार कर दिया, सरकारी नौकरी पाने के लिए भी इनकार कर दिया। इस इनकार को समझने के लिए भी मेरी ईश्वर साहू से कई बार मुलाकात हुई, उनके घर गया, परिवार के तमाम सदस्यों से मैंने बातचीत की और अपने आश्चर्य के समाधान की कोशिश की। तो मुझे बहुत जल्द ही उसका कारण भी पता चल गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू उनके घर 11 लाख रुपए की रकम भारतीय जनता पार्टी की ओर से लेके गए। ईश्वर साहू ने वो रकम स्वीकार कर ली, लेकिन सरकारी नौकरी स्वीकार नहीं की। और अब जब भारतीय जनता पार्टी ने ईश्वर साहू को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, तो मुझे दूसरे वाले प्रश्न का भी उत्तर मिल गया कि आखिर ईश्वर साहू ने उस सरकारी नौकरी क्यों नहीं ली। यानी भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से तैयारी कर रही थी, एकदम अप्रत्याशित कुछ भी नहीं हुआ। जैसा कि आमतौर पर राजनीति के जानकार इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ईश्वर साहू को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने अचानक क्यों दी। ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, लंबे समय से तैयारी चल रही थी। साजा वो इलाका है जहाँ 7 बार से सरकार के कद्दावर मंत्री रविंद्र चौबे प्रतिनिधित्व करते हैं। साजा के इलाके में साहू और लोधी मतदाता बड़ी संख्या में है। यही कारण है कि गृह मंत्री अमित शाह ने जो आरोप लगाए उनकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दी। कांग्रेस के केंद्रीय नेता जयराम रमेश से लेकर तमाम नेताओं की इस पर प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है और छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर बीरनपुर की घटना का जिक्र होने लगा है। लोग समझने लगे हैं कि आखिर बीरनपुर में ऐसा हुआ क्यों था। जैसा कि मैंने अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग में भी उस प्रश्न के उत्तर को जानने समझने की कोशिश की, तो लोगों ने मुझे खुलकर बताया कि वहां लव जिहाद की घटना हो रही थी, तनाव के हालात थे, स्थानीय प्रशासन जानबूझकर उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था, जिसकी दर्दनाक परिणति 8 अप्रैल को भुवनेश्वर साहू की मॉब लिंचिंग से हुई हत्या के रूप में देखने को मिला। ऐसे तनावपूर्ण हालात को समझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू ने 8 अक्टूबर को एक बयान दिया था, जिसमें वो बोलते बोलते ये समझा गए कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने साजा से ईश्वर साहू को ही टिकट क्यों दिया। वो सीएम भूपेश बघेल के साथ 2 अन्य नामों का जिक्र कर रहे थे। आज छत्तीसगढ़ की जनता तैयार बैठी है राज्य की अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, वादा खिलाफी करने वाली, जन विरोधी, विकास विरोधी भूपेश, अकबर और ढेबर की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, छत्तीसगढ़ की तरक्की और बेहतरी के लिए, छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए
छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीनियर वकील हैं, सोच समझ के बोलते हैं। वो चाहते तो सरकार के कुछ अन्य मंत्रियों का भी नाम ले सकते थे, लेकिन उन्होंने मोहम्मद अकबर और एजाज ढेबर का नाम लिया। एजाज ढेबर जबकि मंत्री भी नहीं हैं, वो रायपुर के महापौर हैं, लेकिन उन्होंने इन दोनों का ही नाम क्यों लिया उसे आप भली प्रकार समझ रहे होंगे। भाजपा के ऐसे ही तीखे आरोपों को समझना हो तो आप फेसबुक में भाजपा छत्तीसगढ़ के द्वारा पोस्ट की गई इस फोटो को देखिए। ये तस्वीर है मंत्री अमरजीत भगत की, जिन्हें जर्सी पहनाई गई है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की। इस तस्वीर में जो कुछ भी लिखा है मैं आज उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जर्सी पहनाई गई है उसे आप गहराई से समझें। हो सकता है वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड किसी और देश की जर्सी भी पहना सकते थे, लेकिन पाकिस्तान की ही जर्सी उन्होंने मंत्री अमरजीत भगत को क्यों पहनाई, इसके पीछे भी संकेत साफ हैं। इसे आप विधानसभा चुनाव से जोड़कर अच्छी तरह समझ सकते हैं कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में हिंदू मुस्लिम का विवाद साफ तौर पर नजर आने लगा है। वैसे छत्तीसगढ़ की तेजी से बदलती हुई राजनीति को यदि समझना हो तो आपको गहराई से यह भी समझना होगा कि देश के गृह मंत्री राजनांदगांव में 15 साल वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के नामांकन कार्यक्रम में आते हैं। 3 घंटे का उनका कार्यक्रम था। वो प्रोटोकॉल उन्होंने 3 घंटे डॉक्टर रमन सिंह के नामांकन के लिए दिया। उस वक्त उनके मंच में ऐसे प्रत्याशी भी थे जिनका उस दिन नामांकन नहीं था। उसमें एक नाम ईश्वर साहू का है। ईश्वर साहू के अलावा तमाम भाजपा नेता मंच में मौजूद थे और इस मंच से चुन चुन कर जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए, खासकर उन्होंने जो एटीएम वाला आरोप लगाया, वह साफ तौर से इशारा था कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार और घोटाले को एक प्रमुख मुद्दा बना चुकी है। भूपेश जी ने क्या कहा किया? 5 साल से 30% भूपेश कक्का सरकार चलाने का काम ये भूपेश जी ने किया। मित्रों, भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के दरबार का एटीएम बनाकर रखा है। एटीएम बनाकर रखा है। छत्तीसगढ़ के मेरे आदिवासी युवा के अधिकार का पैसा दिल्ली दरबार की कांग्रेस की तिजोरी में जाता है। दरअसल देश के गृह मंत्री सिर्फ एक नामांकन के लिए छत्तीसगढ़ आएंगे, यह बात राजनीतिक पंडितों को भी हैरान कर रही थी। दरअसल अमित शाह एक बार फिर जल्द छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। आने वाली 20 अक्टूबर को जगदलपुर और कोंडागांव में भी चुनावी सभा करेंगे, लेकिन राजनांदगांव की सभा के दौरान उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि विधानसभा चुनाव में वोट सिर्फ विधायक के लिए नहीं पड़ेंगे, बल्कि 2024 के लिए नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से यानी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट पड़ेंगे। ऐसा कहकर अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया कि छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। आने वाला चुनाव विधायक चुनने का चुनाव नहीं है। आने वाला चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में स्वर्णिम भविष्य वाले छत्तीसगढ़ बनाने का चुनाव है। हर छत्तीसगढ़िया ने एक एक वोट मोदी जी के नेतृत्व में स्वर्णिम छत्तीसगढ़ बनाने के लिए देना है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में शराब से भी ऊपर है धान का मुद्दा। यदि धान की कीमत बढ़ाकर जो भी राजनीतिक दल देगा, जाहिर तौर पर उसका फायदा मिलेगा। 2018 के चुनाव में जिस तरह गंगा जल हाथ में लेकर 2500 रुपए क्विंटल धान खरीदी का वादा कांग्रेस की ओर से किया गया था, उसका फायदा भी साफ तौर पर मिला। इसे राजनीति के चाणक्य कहलाने वाले अमित शाह अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने राजनांदगांव की मंच से यह समझाने की कोशिश की कि हमने 14% ब्याज वाले ऋण से मुक्ति दिलाई। साथ ही साथ वो अपने भाषण में यह याद दिलाना नहीं भूले कि छत्तीसगढ़ का निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी ने ही किया था। किसानों को 14% ब्याज से मुक्त कराने का काम जोर से ताली बजाइएगा, हमारी रमन सिंह सरकार ने किया। मैं छत्तीसगढ़ वासियों को याद कराने आया हूं, इस छत्तीसगढ़ को हमारे प्रिय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाने का काम किया। राजनांदगांव के चुनावी मंच से छत्तीसगढ़ में 15 साल वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और मौजूदा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साहू ने भी जनता को संबोधित किया, लेकिन जनता तो अमित शाह को सुनने आई थी। आप इन दोनों नेताओं की बातों को भी चंद सेकंड में ध्यान से सुने।
राजनांदगांव का घोर अपमान होता है। राजनांदगांव में भूपेश बघेल के आते ही क्या स्थिति बदली। सड़क, पुलिया, पुल, स्कूल, अस्पताल, सारे निर्माण कार्य रुक गए। एक आंकड़ा मैं देख रहा था, राजनांदगांव नगर निगम में अधोसंरचना मद में 18 से 23 कांग्रेस के शासनकाल में 39 करोड़ मिले और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 13 से 18 200 करोड़ रुपया मिले थे। ये तुलना आप कर सकते हैं। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। अब अभी कल कांग्रेस पार्टी के 30 प्रत्याशी के ले दे के सूची जारी हुए है। ले दे के कांग्रेस पार्टी डरा थे, घबरावा थे, हार निश्चित है। अब यही पाए के प्रत्याशी के चयन नहीं कर पावा थे। अपन 8 विधायक के टिकट काटे हैं। ये पता चलते घर से कि पूरा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश है। छत्तीसगढ़ के चुनावी मौसम में नेताओं के ऐसे ढेर सारे भाषण आपको सुनने को मिलेंगे। कांग्रेस हो या भाजपा, लगातार तीखे आरोप लगाए जाते हैं। ऐसे ही आरोपों की सूची में जिस तरह से बीरनपुर में भुवनेश्वर साहू हत्याकांड का उल्लेख किया गया, तो इस मंच से 10 अप्रैल 2021 को बीरनपुर के समीप 2 मुस्लिम व्यक्तियों की हत्या का जिक्र नहीं किया गया। उस मामले में भी करीब 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जबकि भुवनेश्वर साहू के मामले में 41 नामजद आरोपियों का नाम लिखवाया गया था। वो अलग बात है कि पुलिस ने महज 12 ही गिरफ्तारियां की। आने वाले समय में ये गिरफ्तारियां भी खासकर साझा विधानसभा में ऊंचे स्वर में सुनाई देगी, जिसकी गूंज हो सकता है पूरे छत्तीसगढ़ तक सुनाई दे। ऐसे संवेदनशील मुद्दे आम लोगों से किस हद तक जुड़े हैं, इस बारे में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।